हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई थिंक क्लास का नंबर मिसमैच होगा, बट ये कई बार मैं मिसमैच कर देती हूँ, तो वो क्लास के नंबर पे मत जाइएगा। बट मूविंग अहेड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू योर ABFM सब्जेक्ट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाएंगे। ये क्वेश्चंस मॉड्यूल B एंड C से रिलेटेड है। मॉड्यूल B इज ऑल अबाउट योर बिजनेस मैनेजमेंट, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर financial management, sorry, and when you talk about module C, this is a higher level जहां पर आप advanced business management डिस्कस करते हैं या फिर बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। बोथ द मॉड्यूल्स आर इनफ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि इनमें से क्वेश्चन ना है। दोनों का वेटेज 25 मार्क्स का है अप्रॉक्स, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, सो यू डोंट हैव टू मिस दीज मॉड्यूल्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैकमिलन। बट अगेन, अगर ऑफिसर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू स्टे updated about all the recent changes that are done, or any notification, any updation comes up, आपको हम सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू मैच कॉलम A विद कॉलम B। आपको कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। कॉलम A में सीड फाइनेंसिंग है, a subset of LBO with key executives playing a crucial role. Option number B, startup financing, the last financing round before going public. C, bridge financing, initial capital for product development and marketing, management buyout, capital for business idea development. What do you think is the right answer? Now, मैनेजमेंट बायआउट का मतलब क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ लीवरेज बायआउट। लीवरेज बायआउट क्या होता है? जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खरीदती है 100% या मेजॉरिटी पार्ट लोन पे लेके, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट बायआउट भी हो सकता है जहां पे जो की एग्जीक्यूटिव है, जो लीडरशिप रोल पे लोग हैं, उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, राइट। तो अ सबसेट ऑफ LBO का मतलब क्या है? लीवरेज बायआउट विद की एग्जीक्यूटिव प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो ये हो गया ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंस जो कि ब्रिज की तरह काम करता है, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए उसमें गैप जो होता है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा मिलेगा, इन दोनों के बीच में आ जाता है ब्रिज फाइनेंस, विच एक्चुअली हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस। सो दिस कुड बी रिलेटेड टू लोन, इट कुड बी रिलेटेड टू शेयर्स, हम IPO वगैरह से भी रिलेटेड इसको कर सकते हैं। सो So it could be the last financing round before going IPO, before going for IPO or before going public. Then startup financing. Startup financing क्या होगा? जहां पे हमें प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, दैट इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग। एंड सीड फाइनेंसिंग क्या होता है? जहां पे हमें सीड फाइनेंसिंग क्या होगा? जहां पर हमको अपने बिजनेस आइडिया को फंड करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैच हुआ। दैट मीन्स A का ऑप्शन होगा 4th, B का स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज 3, ब्रिज फाइनेंसिंग इज 2 एंड D इज 1, ठीक है। नेक्स्ट वन, a company has an equity beta of 1.2, a risk free rate of 4% and an equity risk premium of 6%. What is the company's cost of equity using the capital asset pricing model? कंपनी का बीटा क्या है? 1.2। RF कितना है? 4%। रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, रिस्क प्रीमियम कितना है? 6%। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कितना हो जाएगा? 4% प्लस 1.2 इंटू 6%। RM माइनस RF आपको दिया है। द गैप बिटवीन RM माइनस RF इज योर रिस्क प्रीमियम। ये हो गया 11.2%। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन, VNS कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%,
ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 20%, R is 15%, company's dividend payout ratio is 0.3, retention is 0.7, you are required to calculate PE multiple, right? PE multiple निकालना है, फॉर्मूला क्या है P0 divided by E1 is equal to dividend और 1 minus B R minus ROE, दिस इज व्हाट, रिटेंशन पे होगा ना, ग्रोथ किस पे होगी आपकी रिटेंशन पे, रिटेंशन कितना है 0.7, ठीक है, इंटू बी, ठीक है, तो आप इसे डी भी लिख सकते हो या फिर 1 माइनस बी भी लिख सकते हो। तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है 0.3 इज डिविडेंड, 0.15 ROE is 0.20 into retention is 0.7. This will be 0.14. The answer is coming as 30. करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 30. पी मल्टीपल हो गया आपका 30. तो यहां पे पीई मल्टीपल, पीबी मल्टीपल, पीएस, ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 2000 करोड़, डेट इज इक्वल टू 1500 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 500 करोड़, एबिटा इज 400 करोड़, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू. आपको एंटरप्राइज की वैल्यू निकालनी है. From the given information, you are required to calculate the enterprise value. Now, enterprise value is equal to market value of equity plus debt, all kind of debt, long term, short term, secured, unsecured, all will be added, minus cash and cash equivalent. मार्केट वैल्यू कितनी है 2000, डेट कितना है 1500, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 500, तो हो गया 3000 करोड़. एंटरप्राइज वैल्यू कितनी हो गई 3000 करोड़. मूविंग अहेड, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवी एबिटा. आपको क्या निकालना है एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, जिसमें से एबिटा आपको कितना दिया हुआ है 400 करोड़. तो फॉर्मूला क्या होगा एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा. एंटरप्राइज वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2000, सॉरी 3000 डिवाइडेड बाय 400. सी इट इज द सेम क्वेश्चन. हमने यहां से एंटरप्राइज वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है एबिटा निकालना है. तो 3000 डिवाइडेड बाय 400, 7.5 टाइम्स, ठीक है. तो हमारा एबिटा ईवी एबिटा कितना हो गया 7.5 टाइम्स. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे नेक्स्ट वन.
The equity shares of ABC Private Limited presently generate a dividend payment of rupee 1 every year. The growth rate as of right now is 30%. On the other hand, this will decrease in a linear fashion over the course of 10 years and then it will level off at 10%. What is the company's intrinsic worth per share if investors require a return of 15% on their investment using H model? Using H model. Now, you are required to calculate P0. ठीक है, यहां पे हम डिविडेंड लेते हैं करंट ईयर का और नॉर्मल ग्रोथ लेंगे, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑलवेज नॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, डिविडेंड के लिए नॉर्मल ग्रोथ रेट आर माइनस जी। अगेन आर माइनस जी जब हम करेंगे तो भी यहां पे कौन सी ग्रोथ रेट होगी? नॉर्मल ग्रोथ रेट, ठीक है। दिस इज वन पार्ट, ये फॉर्मूले का एक पार्ट हो गया। प्लस अब यहां पे D0 होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय H। व्हाट इज H? H is basically representing, H क्या रिप्रेजेंट करता है? हाफ ऑफ योर जो आपका जो टाइम पीरियड है जहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है उसका हाफ टाइम। एबनॉर्मल ग्रोथ रेट माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि डिविडेंड कितना है? 1 रुपी पर ईयर है, ठीक है। डिविडेंड कितना है? 1। ग्रोथ रेट कितना है? नॉर्मल ग्रोथ रेट 10% प्लस 1 इंटू हाफ, यहां पे 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स का हाफ कितना हो जाएगा? 5 एंड GA माइनस DN। सो हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट क्या है? 30% माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय R कितना है? 15% माइनस 0.10। So let's solve it. This will be 1.0 0.20 into 5 into 1 plus 1.10 divided by 0.05. This will give us a value of 42. Correct? Next one. From the following information, you are required to calculate expected rate of return, है ना, using arbitrage pricing theory. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में क्या होता है? हर एक फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है ना, मैक्रो फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो यू सी फर्स्ट इट इज गिवन GDP, तो 0.6 इंटू 4%, आपको एक बार क्वेश्चन, रिस्क फ्री रेट कितना है? 3% प्लस बीटा इज 0.6 इंटू 4%, देन 0.8 इंटू 2% प्लस माइनस 0.7 इंटू 5%, देन सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न इज 1.3 इंटू 9%. So now we are required to do some maths. 0.6 into 4, this will be 2.4
0.16 minus 3.5, this will be 1.6. टोटल आ रहा है आपका 15.2. टोटल आ रहा है 15.2. Next one, how does the use of sensitivity analysis helps in adjusting for risk and uncertainty in capital budgeting? It quantifies the impact of changes in variable on the project's profitability, determines the exact payback period for the project. It eliminates all potential risk associated with the project. It calculates the internal rate of return for the project. क्या होगा right answer? Now, अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करें तो वो क्या करता है, जो हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस हैं उनके इम्पैक्ट को चेक करता है और वो हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे उसे मेजर करता है. नेक्स्ट वन, FDI कैन बी मेड अंडर 2 रूट्स, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रूट. Under the automatic route, the foreign investor or the Indian company does not require any approval. Under the government route, prior approval of which among the following is required? Government of India, Ministry of Finance, Foreign Investment Promotion Board, Government of India, Reserve Bank of India, Government of India, FEMA, Ministry of Finance, none of these. तो परमिशन किसका चाहिए होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का. ठीक है. How are non-convertible, optionally convertible or partially convertible preference shares classified in the context of Indian financial regulation? As equity investment following the guidelines for FDI, as debt and they must adhere to the guidelines applicable for external commercial borrowing, as hybrid instruments with no specific regulatory guidelines, as derivative following the norms of Securities and Exchange Board of India. So if we talk with respect to preference shares, non-convertible, optionally convertible, partially convertible, so they are treated as debt and जो guidelines लगती है वो लगती है as if it was external commercial borrowings. ठीक है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7. आप सभी लोगों का स्वागत है ऑफिसर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. आज ABFM का मैं आपको क्लास 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ. जैसे आप सभी लोगों को पता है कि ABFM में टोटल 7 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ए में, राइट. ABFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है. इसके पहले ABFM नहीं था, केवल 3 सब्जेक्ट थे और अभी CIB में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से ABFM आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ABFM में आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका मॉड्यूल ए का पहला क्लास, राइट. मॉड्यूल ए का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कौन सा है आपका? दैट इज बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट. इसमें आप देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट में आपके कितने कंपोनेंट है, कितने फंक्शन है. जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे फंक्शन है, राइट. तो ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो इस चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी मैनेजमेंट क्या होता है, राइट. पहला चैप्टर है ये. फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, लीडिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट. इन सब में आपस में क्या डिफरेंसेस है. तो मैं डिटेलिंग में आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगी कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है.
उसके बाद हम देखेंगे कुछ मैनेजमेंट स्कूल्स। जैसा आप सभी लोगों को पता है जो मैनेजमेंट एरा था वो पहले अलग था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट स्कूल देखेंगे, जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, क्वांटिटेटिव सिस्टम, कंटीजेंसी एंड कंटेम्परेरी। ये टोटल 6 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। तो मैं सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्लासिकल क्या है, न्यू क्लासिकल क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, सिस्टम क्या है, कंटीजेंसी क्या है, कंटेम्परेरी क्या है, और कंटेम्परेरी में जो 2 चीजें हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड TQM, ये क्या होता है। एंड देन वी विल गोइंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए, किसी भी जब भी आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी आप लोग कोई भी एक टॉपिक देखते हैं, आप देखते होंगे वहां पे कि बेसिकली सबसे जो मेन चीजें आती है वो आती है मैनेजमेंट, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि शुरुआती इसी से होती है। जब भी आप बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि मैनेजमेंट क्या है, राइट। मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट क्या है आपका, मैनेजमेंट इज नॉट द कॉमन सेंस। ये डेफिनेशन पीटर एफ ड्रकर ने दी है। इन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट जो है इट इज नॉट द कॉमन सेंस अलोन बट अ डिसिप्लिन, अ कल्चर एंड एन आर्ट एंड साइंस एट द सेम टाइम। It represents people, their achievement, failure denote the effectiveness of management and dismanagement of organization affair. Management क्या है, लोगों से काम करवाना, ठीक है। That means इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है मतलब चीजों को इस तरीके से मैनेज करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीवमेंट ले सके, ना कि फेलियर। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, उनको फुलफिल करवाना, ये काम होता है मैनेजमेंट का। तो ये एक तरीके से आपका डिसिप्लिन है, ये कल्चर है, ये आर्ट है, ये साइंस है, ठीक है। दैट इज नॉट जस्ट दी कॉमन साइंस, कॉमन सेंस। ये आपका कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी है, ये आपके कल्चर में भी होता है, ये आपके आर्ट भी है और ये आपका साइंस भी है। क्योंकि इसमें आपका काम है लोगों से काम करवाना, राइट। मैनेज करना चीजों को, लोगों को मैनेज करना, मशीन को मैनेज करना, लैंड को मैनेज करना, मटेरियल को मैनेज करना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें केवल आप लोगों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, राइट, आप मशीन को भी मैनेज कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज कर रहे हैं, आप मटेरियल को भी मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन के हर एक रिसोर्सेस को मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इफेक्टिवली चीजों को मैनेज करना, सो दैट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके, और फेलियर से ऑर्गेनाइजेशन को बचाना, मतलब किसी भी तरीके के मिसमैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को बचाना, ये होता है मैनेजमेंट, राइट। अब देखते हैं मैनेजमेंट जो है, ये डेफिनेशन तो पीटर एफ ड्रकर ने दी है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आपका आर्ट भी है, मैनेजमेंट आपका साइंस भी है, मैनेजमेंट आपका डिसिप्लिन भी है, और मैनेजमेंट आपका कॉमन सेंस भी है, सब कुछ है, ठीक है। देन पीटर एफ ड्रकर के बाद काफी सारे बिहेवियरल साइंटिस्ट रहे हैं जिनका बहुत योगदान रहा है मैनेजमेंट में, जैसे हेनरी फॉयल, राइट, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर। इन सबका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में कि हर किसी ने कोई ना कोई थ्योरी जरूर दी है, राइट। चाहे वो पीटर एफ ड्रकर हो, चाहे वो हेनरी फॉयल हो, चाहे वो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर हो, चाहे वो आपके मैस्लो हो, बहुत सारी थ्योरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैनेजमेंट प्रोसेस, आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली। मैनेजमेंट क्या है, मैनेज करना, बेसिकली कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना। बट मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे होती है, पहली स्टेजेस की प्लानिंग, दूसरी स्टेजेस की ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी स्टेजेस की स्टाफिंग, चौथी स्टेजेस की लीडिंग, या फिर इसको डायरेक्टिंग भी कहते हैं, आपकी बुक में डायरेक्टिंग है, और पांचवी स्टेज है आपकी कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आप लोग नोटिस करिएगा, कभी जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी भी मैनेजमेंट को आप देखते हो, उसकी शुरुआत कैसे होती है, प्लानिंग से होती है, राइट। पहली स्टेज होती है प्लानिंग। अगर आपको कोई इवेंट भी करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, ड्राफ्ट टाइप का, ठीक है ना।
सपोज इसमें आप क्या करते हो कि हम इस काम को कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस डेट को होगा। तो बेसिकली यहां पर आप क्या करते हो, गोल सेटिंग करते हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली इस स्टेज पे आप एक ड्राफ्ट बनाते हो कि ये जो चीजें हैं वो कहाँ होंगी, कैसे होंगी, कौन करेगा, कब करेगा, किस तरीके से करेगा, ये सारी आपकी प्लानिंग स्टेज है। एक तरीके से यहाँ पे आप ड्राफ्ट है, ये आपका ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अभी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। प्लानिंग क्या है, बेसिकली प्लानिंग में आप केवल गोल सेटिंग करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखते हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखते हो और डिसाइड करते हो कि क्या चीज कहां पर होगी, कब होगी, कैसे होगी और कौन करेगा। दैट इज अ प्लानिंग। अब प्लानिंग जब आपने डिसाइड कर ली, उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, यहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करते हो, अरेंज करते हो रिसोर्सेस को। आप ये देखते हो कि किस एक्टिविटी के लिए कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है। सपोज मेरे पास 3 एक्टिविटीज हैं, तो मैं यहां देखूंगी कि ए एक्टिविटी के लिए मुझे 10 लोग चाहिए, इसके लिए 10, इसके लिए 10। तो बेसिकली ये आपका डिसीजन मेकिंग है अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको कई बार वर्क स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि कौन क्या काम करेगा, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट करते हो, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर करते हो, डिसीजन मेकिंग। टास्क मैनेजमेंट क्या है, ये काम कब करेगा, कौन करेगा, कैसे होगा। रिपोर्टिंग मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसमें आप हायरार्की बनाते हो ऑर्गेनाइजेशन की। डिसीजन मेकिंग में आप क्या करते हो, हु शैल मेक द डिसीजन। यहां पे आप ये देखते हो कि कौन क्या डिसीजन लेगा। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग पे आप वर्क स्पेशलाइजेशन करते हो, डिवीजन ऑफ लेबर करते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या अथॉरिटीज है। आप टास्क को यहाँ पे डिवाइड करते हो, किसका क्या काम है, कौन करेगा, कब करेगा। दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग, राइट। इसके बाद आती है, अब आपने देख लिया कि भाई आपको इस काम के लिए इतने लोगों की जरूरत है। अब आपने देखा कि आपके पास उतने लोग हैं ही नहीं। स्टाफिंग में आप क्या करते हैं, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सिलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डेवलपिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विथ करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजिंग में आपने ये तो देख लिया कि आपके पास 10 एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी के लिए आपको 10 एम्प्लॉयज चाहिए, बट आपके पास है कितने, आपके पास कम है एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग में आप क्या करते हो, स्टाफिंग में आप उन्हें रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो, ट्रेन करते हो, राइट। क्या करते हैं आप स्टाफिंग में, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सिलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डेवलपिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विद करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप बेसिकली लोगों को सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं और उनको आप कहीं ना कहीं ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं। ये काम होता है स्टाफिंग का। तो मेन गोल क्या है स्टाफिंग का, इज टू फिल दी वेरियस रोल विद इन द कंपनी विथ सुटेबल कैंडिडेट। मतलब कंपनी में बेसिकली सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, राइट। ये काम होता है आपका। राइट, तो ये काम होता है आपका कहीं ना कहीं स्टाफिंग का। आप इसमें ये देखते हो कि कहां पे किस स्टाफ की कमी है और किसको सिलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सिलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डेवलपिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप बेसिकली रिक्रूट करते हो, जहां पर भी आपको स्टाफ नीडेड होता है आप उनको रिक्रूट करते हो, दैट इज अ स्टाफिंग। अब आता है डायरेक्टिंग। आपने ये तो देख लिया कि कहां पे कितने लोगों की जरूरत है, राइट। आपने रिक्रूट भी कर लिया। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हैं, बेसिकली आप उन्हें उनका काम समझाते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। इसमें आपके ये 4 मेन फंक्शन आते हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, राइट। दीज आर दी मेन एरियाज ऑफ दी डायरेक्टिंग। ये आपके डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट है, एलिमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग बेसिकली क्या होता है, लोगों को रिक्रूट करना एंड प्लेस करना काफी नहीं है, आपको उन्हें उनका काम भी समझाना पड़ेगा। यू हैव टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल।
आपको वहां पे लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि आपका काम क्या है, ठीक है। और ये 4 इसके मेन कंपोनेंट है। लीडर, ये काम लीडर का होता है, लोगों को उनका काम बताना, एम्प्लॉयज को उनका काम बताना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें कम्युनिकेट करना एंड सुपरवाइज करना। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है डायरेक्टिंग का, उसमें आप एक एक चीज पढ़ोगे, सारी लीडरशिप थ्योरीज पढ़ोगे आप, उसमें लीडरशिप स्टाइल, सारी मोटिवेशनल थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी, मैस्लो, जो भी आपकी ERG थ्योरी है, राइट, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी, ये सारी आप कवर करेंगे। कम्युनिकेशन में आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन में आप देखेंगे सैसी का मॉडल कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होता है, एंड देन सुपरविजन विल बी देयर। तो ये आपके टोटल 4 टॉपिक है डायरेक्टिंग के, जो आप लोग बहुत डिटेलिंग में पढ़ोगे। इसके बाद आता है आपका कंट्रोलिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में आप बेसिकली क्या करते हैं, आपने प्लान बना लिया, आपने ये भी देख लिया कहाँ पे मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, स्टाफिंग में आपने उनको रिक्रूट भी कर लिया। डायरेक्टिंग में आपने क्या किया, बेसिकली डायरेक्टिंग में आपने उनको काम बता दिया कि हाँ आपका ये काम है। कंट्रोलिंग में आप क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में आप बेसिकली उन्हें, ठीक है, राइट, कंट्रोलिंग में आप क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मॉनिटर करते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस की। मॉनिटर करने के टाइम पे मतलब कि इस एम्प्लॉय ने कैसे परफॉर्म किया है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो ये आप कंट्रोलिंग में करते हैं, राइट। और इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को। कैसे मेजर करते हैं, देखिए इसमें आप पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, जो हमने MBO पढ़ा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर आप देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, फिर आप देखते हैं कि गैप क्या है, कंपेयर करते हैं आप एक्चुअल परफॉर्मेंस का एंड जो आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। बेसिकली आप गैप देखते हैं कंपेयर करते हुए, और उसके बाद आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अगर कहीं पर भी गैप होता है बिटवीन दी स्टैंडर्ड एंड दी एक्चुअल, राइट, तो आप उस गैप में ये देखते हैं कि आपको क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, दैट इज अ कंट्रोलिंग, राइट। तो आई होप आपको अभी ये क्लियर है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना, राइट, रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनका प्रॉपर 100% यूटिलाइजेशन लेना। कैसे लेना, प्लानिंग के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू, लीडिंग के थ्रू एंड कंट्रोलिंग। तो ये पांचों प्रोसेस ऐसी प्रोसेस हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मस्ट नीडेड होती हैं मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। प्लानिंग आपने देख लिया, एक ड्राफ्ट आप प्रिपेयर करते हो, फिर आप देखते हो कहां पर कितने लोगों की जरूरत है, उसके बाद आप ये देखते हो कि आप स्टाफिंग करते हो बेसिकली, राइट, स्टाफिंग करते हो आप बेसिकली। राइट, तो यहाँ पे आप स्टाफिंग में क्या करते हो, स्टाफिंग में आप फाइंड आउट करते हो एम्प्लॉइज को कि कहाँ पे कितने लोगों की जरूरत है, आप उनको रिक्रूट करते हो। एंड डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या होता है, आप उन्हें उनका काम बताते हो कि किसे क्या काम करना है, ठीक है, जिसमें ये चारों चीजें आती है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। उसके बाद आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप ये देखते हो कि जो आपने काम दिया है क्या वो ठीक से हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा, दैट इज द एम ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। फाइन, अब ये आपके मैनेजमेंट थॉट है। क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल, क्वांटिटेटिव सिस्टम, कंटीजेंसी एंड कंटेम्परेरी, राइट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल देखेंगे क्या होते हैं। पहला देखते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो फेमस प्रोपाउंडर रहे हैं वो रहे हैं आपके FW टेलर, मैक्स वेबर एंड द थर्ड वन इज दी हेनरी फ्योल। इन तीनों का क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये आपको बताता है बेसिकली कि यहां पर जो वर्क प्लेस है, ठीक है,
इसमें बेसिकली वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सेम ये चीज मैक्स वेबर ने भी कही, टेलर ने भी कही और हेनरी फेयल का भी यही कहना था, राइट। इनका ये मानना था कि हर कोई अपने काम में स्पेशलाइजेशन रखता है और डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, मतलब वर्क स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही पर्सन सारा काम करे, राइट। तो यहाँ पे क्लासिकल स्कूल में क्या होता है, हर किसी का काम डिवाइड करना, लार्ज टास्क आर ब्रोकन डाउन इनटू दी स्मॉलर वंस, राइट। बेसिकली इसमें जो फोकस होता है वो होता है इंडिविजुअल वर्कर की प्रोडक्टिविटी पर, मतलब इंडिविजुअल का काम यहाँ पे देखा जाता है कि एज एन इंडिविजुअल आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। इसके बाद आप देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट है आपका न्यू क्लासिकल स्कूल। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो था एल्टन मायो का एंड रॉथलिसबर्गर का। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि केवल लोगों को काम बताना ही मैनेजमेंट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बिहेवियरल साइंसेस पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में देखी गई थी वो न्यू क्लासिकल स्कूल में सॉल्व की गई, ठीक है ना। अब देखिए क्या सॉल्व किया गया यहाँ पे, द premise of this inclusion was based on the idea that the role of management is to use employee get things done in the organization। केवल काम ही नहीं करवाना, एम्प्लॉय को एक सोशलाइज भी करना है, मतलब उनकी आपस में एक बॉन्डिंग बने, एक ह्यूमन रिलेशन डेवलप हो, ठीक है। एल्टन मायो जो है वो हमेशा उनका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो न्यू क्लासिकल कहता है कि आपको बिहेवियरल साइंसेस पे भी फोकस करना है, केवल एम्प्लॉय से उनका काम नहीं बताना, उनको बिहेवियरल साइंस भी उनमें डेवलप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे न्यू क्लासिकल में ये कहा गया कि कहीं ना कहीं कई चीजें हैं बिहेवियरल साइंस जो आपके एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट करती है, राइट। जैसे थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, मैस्लो थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हालांकि ये आप लोग अपकमिंग चैप्टर में और डिटेलिंग में पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये तीनों थ्योरीज आपकी आती है कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल में, क्योंकि इसमें बिहेवियरल साइंस पे बहुत फोकस किया गया है, ठीक है। न्यू क्लासिकल स्कूल का मानना भी यही था कि केवल आपको काम नहीं समझाना है, आपको ह्यूमन रिलेशन भी अप्रोच डेवलप करना है। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में कौन लोग आते हैं, थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉय वो होते हैं जो काम करने में थोड़े आलसी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, ठीक है। जबकि थ्योरी वाई वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, खुद से आगे आते हैं। मैस्लो ने क्या बताया, मैस्लो ने 5 नीड बताई हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने बताया कि हर एक पर्सन का नीड का ऑर्डर यही होता है, सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड पूरी करते हो, फिर आप अपनी सेफ्टी नीड को पूरा करते हो, फिर आप समाज को देखते हो जो भी आपकी सोशल नीड है, सोशल बिलोंगिंग है, और फिर आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो सेल्फ एस्टीम है, एंड देन लास्ट इज दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो ने ये कहा कि हर किसी पर्सन का नीड का जो ऑर्डर है वो यही होता है, सबके लिए यही ऑर्डर है, ठीक है। हालांकि एल्डरफर ने इनको विरोध किया था काफी, बट मैस्लो का यही मानना था। अब यहाँ पे आती है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने 2 फैक्टर बताए, मोटिवेटर एंड हाइजीन। मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, बट अगर ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन। इस बार एबीएम में एक क्वेश्चन आया था, विच वन इज द हाइजीन फैक्टर। सैलरी आपका हाइजीन है, हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपको मोटिवेट, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड जरूर करती है, सो दैट इज द हाइजीन फैक्टर। सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज, स्टेटस, सिक्योरिटी, ये सब आपके हाइजीन फैक्टर हैं। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है आपका क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट। अब देखिए ये कब आया था, ये आया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ये कुछ कुछ आपका क्लासिकल थ्योरीज के जैसा ही है, बस इसमें एक फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे आपकी स्टैट, इंफॉर्मेशन मॉडल, सिमुलेशन, ये सारे आपको मॉडल जो मैथमेटिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, वो आपको यूज करने होते हैं टू इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल ये क्लासिकल स्कूल जैसा ही है, बट यहाँ पे आप अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल भी यूज करते हो, क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हो। सिस्टम स्कूल क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंगल सिस्टम की तरह है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनपुट है और आउटपुट है, इट इज लाइक अ ओपन सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम की तरह है,
ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट है। तो हर एक जो कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी कोई भी इनपुट वो आपके आउटपुट पे, प्रोसेस पे डिपेंड करती है। तो सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। इसके बाद आता है आपका कंटीजेंसी स्कूल। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं तीनों को गलत बताता है, साइंटिफिक को भी, ये ऑफशूट है तीनों अप्रोचेस का। ये क्या कहता है कि मैनेज करने की कोई भी यूनिक अप्रोच नहीं है, इट डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन टू सिचुएशन। ये आपका डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कंटीजेंसी का मतलब है वेरी करता है, ये आपका डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन टू सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से चीजों को आपको मैनेज करना पड़ता है। ये कहता है आपका कंटीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट, राइट। तो यहां पे आपका अगला आता है कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट। ये वो एरा है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ठीक है। मतलब जितने भी एडवांसमेंट है, जितनी भी नई चीजें हैं वो इसमें आती है कंटीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट में, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का कोई यूनिक वे नहीं है, राइट। इसमें आप बेसिकली, राइट, इसमें आपका टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट आता है एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आता है। टीक्यूएम क्या होता है? टीक्यूएम आपका कंटिन्यूअल प्रोसेस है डिडक्टिंग, एलिमिनेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एरर। मतलब टीक्यूएम क्या है, ये कहीं ना कहीं फोकस करता है कि 0% डिफेक्ट, मतलब कहीं भी कोई गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो, एकदम 100% परफेक्शन। तो ये आपका 0 एरर में बिलीव करता है, दैट इज अ टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब आपके एम्प्लॉइज इतने ट्रेंड हो, आपके कस्टमर एक अच्छा एक्सपीरियंस ले आपसे। सो बेसिकली टीक्यूएम क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डिडक्टिंग, एलिमिनेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एरर। मतलब कोई भी गलती ना हो, ये इसका पर्पस होता है टीक्यूएम का, राइट। टीक्यूएम का क्या पर्पस है? दैट इज बेसिकली तो यहाँ पे टीक्यूएम क्या है, ये फोकस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। सेकेंड चीज जो इसमें है वो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूअस लर्न करता रहता है। पीटर सेंज ने ये 5 डिसिप्लिन दिए हैं: सिस्टम थिंकिंग, टीम लर्निंग, बिल्डिंग शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल एंड पर्सनल मास्टरी। इन्होंने, पीटर सेंज जो थे, उन्होंने ये बोला कि ये 5 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। विच वन इज नॉट दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? जैसा आप सभी लोगों को पता है 5 बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के। पहला है आपका प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, देन आता है आपका डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो बेसिकली जो कोचिंग है वो कहीं से भी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस इस बार आए भी थे, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? मैंने अभी भी आपको बताया था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है। पहला क्या है? लीडरशिप। ये आप लोग बहुत डिटेलिंग में पढ़ोगे पेड क्लासेस में। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यहां पे आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। चौथा फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन। टोटल 4 एलिमेंट होते हैं किसके? आप डायरेक्टिंग के, राइट। लीडरशिप में आप देखेंगे जितनी भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो देखेंगे आप। मोटिवेशन में आप देखेंगे जितनी भी मोटिवेशन थ्योरी है जो आपने एबीएम में कवर की है वो आप यहाँ पे फिर पढ़ेंगे। सुपरविजन देखेंगे एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। अंडर विच लीडर इंस्पायर हिज और हर फॉलोअर by providing them with a clear vision, and leader encourages and empower the follower to work toward the achieving the goal. The leader is also responsible for
सर्विंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ द विजन। तो इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली इसमें आप एक ये क्वेश्चन आपका एबीएम में आया था वैसे लास्ट ईयर। यहाँ पे एक लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है, जो कि राइट आंसर ट्रांसफॉर्मेशनल है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करते हैं, बेसिकली ये एम्प्लॉइज को पूरी तरह चेंज कर देते हैं, पूरी तरह चेंज। इनका काम होता है एम्प्लॉय को इंकरेज करना, लीडर का काम होता है इंकरेज करना, राइट, अचीव करना गोल को। सो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, या तो आप पनिशमेंट देके काम कराते हो या फिर आप रिवॉर्ड देके, बट आप काम जरूर कराते हो। ये वो लीडर है जो या तो पनिश करके काम कराते हैं या फिर रिवॉर्ड देके। डेलीगेटिव में क्या होता है, इसको लेजे फेरे भी बोलते हैं, जिसमें आप पूरा अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं। लीडर जो है वो पूरा डेलीगेट कर देता है टू दी जूनियर्स, राइट। और अथॉरिटेटिव में क्या होता है, पूरी कमांड होती है लीडर के पास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, ट्रांसफॉर्मेशनल। और ये क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में। बेनिफिट क्या है नॉलेज मैनेजमेंट के, ये क्वेश्चन इस बार आया था, आई थिंक एबीएम या एबीएफएम में आया था। नॉलेज मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट है, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इट हेल्प इन इंप्रूविंग द स्किल ऑफ एम्प्लॉय, रिटेनिंग एम्प्लॉय, शेयरिंग द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को, मतलब गैदर करना, एनालाइज करना एंड शेयर करना, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। स्मार्ट, ये क्वेश्चन एबीएम में बहुत बार आया हुआ है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन ए है स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। साइंटिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए है। स्पेसिफिक होता है, एस का मतलब मीजरेबल होना चाहिए, गोल जो होते हैं गोल के लिए बताया गया है। ये गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। स्ट्रेटजी का देखिए मतलब क्या है, सिंथेसिस, सिनर्जी, जर्नल्स व्यू एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज जर्नल्स व्यू। ये क्वेश्चन भी आया था इस बार एबीएफएम में। प्लानिंग के एडवांटेज, ये क्वेश्चन भी आपका आया था इस बार। प्लानिंग के जो एडवांटेज है बेसिकली वो क्या है, प्लानिंग के देखिए एडवांटेज है आपकी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो एडवांटेज है प्लानिंग के वो क्या है, इट इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, नहीं ये आंसर नहीं है। रिड्यूस कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉय, नहीं ये भी नहीं है। इट हेल्प अचीविंग ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, यस दिस इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है और ये नहीं है। तो इस बार कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसमें से क्या है जो रिफर करता है प्रोसेस ऑफ हायरिंग इंडिविजुअल हु आर मोस्ट क्वालिफाइड, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। द राइट आंसर इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सही जगह पे सही लोगों को प्लेस करना, दैट इज द स्टाफिंग। अगला देखते हैं, दिस स्टेज ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिक्वायर अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज, व्हाट इज दिस स्टेज इज कॉल्ड, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जब आप कंडक्ट करते हो इट इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बहुत फर्क है। रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, ये आपका नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करते हो और सिलेक्शन में आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जैसे एक पोजीशन है और 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो आप 99 को रिजेक्ट करोगे और एक को आप सिलेक्ट करोगे, तो इसको हमेशा नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। स्टाफिंग नीड्स में अराइज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन नीड, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो अगर आप लोग एबीएफएम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट, ये बैच आपका शुरू होने वाला है जल्दी ही। मैं आपको अभी डिटेलिंग बता देती हूँ कि कहाँ पे ये जो बैच है वो आपको कहाँ मिलेगा, राइट। तो अगर आप एबीएफएम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ में, तो आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की एबीएफएम मेंटोर। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पेड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और पेड बैच में जो है वो आप लोगों की मॉड्यूल डी भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, राइट। तो मॉड्यूल डी जो है वो हम लोग पेड बैच में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं।
मॉड्यूल डी में है टोटल आपके 7 चैप्टर, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो टोटल आपके यहाँ पे 7 चैप्टर है, राइट। तो पहला चैप्टर इसमें है हाइब्रिड फाइनेंस का, ग्रीन बॉन्ड है, डेटा एनालिटिक है, स्पैक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन बॉन्ड से, राइट। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, ग्रीन बॉन्ड आर दी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हुज प्रोसीड्स फाइनेंस न्यू और एग्जिस्टिंग green initiative that qualify. Which of the following activity is not covered by the green bond objective? देखिए ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जिन्हें नॉर्मली जो कि यूज किए जाती है मनी रेज करने के लिए उन प्रोजेक्ट से जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अफर टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, बी है क्लाइमेट ऑल्टरेशन, सी है चेंजेस टू दी डेमोग्राफी और डी है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड डिप्लीशन ऑफ, राइट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, विच वन कैन बी द राइट आंसर। राइट, ग्रीन बॉन्ड जो है ये इशू किए जाते हैं बिकॉज ऑफ इन वहां से मनी रेज करने के लिए जो कि प्रोजेक्ट आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इज इट वन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है, बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है, राइट। देखिए यहाँ पे जैसा आपने देखा ग्रीन बॉन्ड की डेफिनेशन आपने देख ली, इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीन बॉन्ड जो है, राइट, ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए जिनका कि राइट जिन्हें नॉर्मली हम यूज करते हैं मनी रेज करने के लिए वहां पर जहां पर कि, राइट, जहां पर कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है यस, एयर पॉल्यूशन इस कैटेगरी में आता है, क्लाइमेट चेंज ऑल्टरेशन आता है, राइट, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आता है, पर डेमोग्राफी नहीं आता। तो सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको नॉट कवर्ड का आंसर देना था, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड एज नेम सजेस्ट रिफर टू दी बॉन्ड इशू टू रेज मनी फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन ट्रांसपोर्ट, राइट। तो 2016 में सेबी ने इसकी शुरुआत करी थी, इशूड दी regulatory framework for issuance of such bond by the Indian companies. UK is also encouraging Indian company that may be looking at project, right? तो यहाँ पे आपके, right? चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला एक और टॉपिक है ISO 32210, राइट। यहाँ पे देखिए एक बार लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है कि ISO जो है, राइट, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल ISO के नाम याद रखने हैं कि ISO 32210 किसके लिए यूज हुआ है, ISO 14007 किस में यूज होता है, ठीक है, ISO 140008 किसके लिए है और ISO 14097 किसके लिए है, राइट। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत डेप्थ में जाके नहीं आएगा, राइट, नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा वो ऊपर ऊपर से ही आएगा कि दिस इज द क्वेश्चन, राइट, और इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इफ स्पेक से आई क्वेश्चन, इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द IPO द स्पेक इज delisted and the money is returned to the investor. Is it 1 year, 2 year, 3 year और 4 year? बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है, विच वन इज द राइट आंसर। राइट, स्पैक जो होता है नॉर्मली इसमें देखिए स्पैक में क्या होता है, स्पैक कंपनीज में पहले मनी रेज की जाती है IPO से,
राइट, और फिर उस मनी का विद इन 2 ईयर कहीं ना कहीं मर्जर या एक्विजिशन में यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन होती है दैट इज 2 ईयर। अगर 2 ईयर तक आईपीओ के थ्रू जो मनी रेज की थी, अगर एक्विजिशन या मर्जर नहीं किया, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पैक जो है वो डीलिस्टेड हो जाता है और मनी वापस इन्वेस्टर को दे दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए विच वन इज द राइट आंसर, इज इट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, कौन सा इसमें से राइट आंसर है? राइट, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है दैट इज 2 ईयर, राइट। 2 ईयर इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, ठीक है। 2 ईयर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SPAC sponsor typically own what percentage of stake in the SPAC through lie under share in addition to warrant to purchase more share, 10%, 20, 30 or 40? Which one is the right answer? राइट, इनमें से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। जो स्पैक पर स्पॉन्सर होते हैं टिपिकली ओन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन दी स्पैक थ्रू लाई अंडर शेयर इन एडिशन टू वारंट, राइट, टू परचेज मोर शेयर। व्हाट इज द परसेंटेज स्पैक स्पॉन्सर दे आर हैविंग? स्पैक स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पैक स्पॉन्सर का मतलब होता है वो लोग जो एक्चुअली कंपनी को ओन करते हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टिपिकली ओन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन दी स्पैक थ्रू लाई अंडर शेयर इन एडिशन टू वारंट टू परचेज मोर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे दैट इज 20%। 80-20 का रेशो होता है नॉर्मली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पैक? All SPAC investors seek high-flying return. SPAC have two main stakeholder group. Most SPAC target are well-established firm, and these SPAC deal are more complex, must be executed on tight timeline. बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर हो सकता है? Which one can be the right answer? राइट, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट वन, राइट। स्पेक डील जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है और एग्जीक्यूटेड होती है टाइट टाइमलाइन में। टाइट टाइमलाइन मतलब 2 ईयर की टाइमलाइन यहाँ पे है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पैक इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, एन स्पैक इज एन एंटिटी specifically set up with the objective of acquiring a firm in a particular sector. B is an SPAC aim to raise money in IPO without any operation or revenue. If the acquisition is not made within 1 year of the IPO, the SPAC is declined and money is returned to the investor. और D है यहाँ पे SPAC are also known as the blank check company. तो which one is the right answer? राइट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है कि स्पैक इज एंटिटी स्पेसिफिकली सेटअप विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग द फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? स्पैक एम टू रेज मनी इन आईपीओ विदाउट एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन 1 ईयर। तो ये 1 ईयर जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट देखना है और यहाँ पर अगर मैं राइट
2 ईयर अगर मैं लिखती तो ये करेक्ट होता, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन 1 ईयर ऑफ द आईपीओ द स्पेक इज डिक्लाइन एंड मनी इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर, राइट। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द डी स्पेक। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, and de-SPAC is one in which private company go public by acquiring special purpose acquisition company. B है, a de-SPAC is one in which public company go private by merging special purpose acquisition company. C है, a de-SPAC is one in which public company go private by acquiring the special purpose acquisition company. और डी है, अ डी स्पैक इज वन इन विच प्राइवेट कंपनी गो पब्लिक बाय मर्जिंग स्पैक। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। राइट, तो यहाँ पे देखिए विच वन इज द करेक्ट वन। डी स्पैक के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डी स्पैक जो है इट इज द वन in which private company they go public, ठीक है, by acquiring the special purpose acquisition company, ठीक है, जहां पर in which public company go private, right, by merging the special purpose acquisition company, and de-SPAC is one in which public company go private by acquiring the special purpose acquisition company। बताइए which one is the right one, right। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। डी स्पेक स्पेक का जस्ट उल्टा होता है। रिगार्डिंग द स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, दैट इज एन स्पेक और अ ब्लैंक चेक कंपनी इज एन एंटिटी स्पेसिफिकली सेटअप टू एक्वायर अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, राइट। दिस स्पेक एम टू रेज मनी in an IPO and at this point it does not have any operation or revenue. Which of the following statement given above is are correct? Option 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2. Which one is the correct one? कौन सा इसमें से करेक्ट है बताइए। राइट, तो यहाँ पे देखिए स्पैक जो है, पहला ऑप्शन है कि स्पैक जो है ब्लैंक चेक कंपनी है, is an entity specifically set up to acquire a firm in a particular sector. और second है, this SPAC aim to raise money in the IPO, right? At this point, it does not have any operation or revenue. तो which one is the right option, right? तो यहाँ पे देखिए पहला स्पैक इज द ब्लैंक चेक कंपनी जो कि करेक्ट है, इज एन एंटिटी स्पेसिफिकली सेटअप टू एक्वायर द फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। स्पैक एम टू रेज मनी इन एन आईपीओ एंड एट दिस पॉइंट इट डज हैव एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू। तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट वन। अगला देखिए कौन सी स्टेजेस इसमें डी अप्रूवल डी स्पैक की हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल, रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर अप्रूवल, फाउंडर अप्रूवेशन, वोट। बताइए। देखिए नॉर्मली डी स्पेक जो होता है उसकी पहली स्टेज है शेयर होल्डर का अप्रूवल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। कौन सा होता है, सबसे पहले आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है,
ठीक है, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। सेकेंड क्या है यहाँ पे, सेकेंड है आपका फाउंडर अप्रूवेशन वोट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फाउंडर, दिस इज द सेकेंड स्टेप, फाउंडर एप्रोवेशन वोट, राइट। थर्ड देखिए क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल ऑन सुपर 8 के फॉर्म। थर्ड वाला जो स्टेप है वो है आपका डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल, राइट, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल। चौथा यहाँ पे क्या है, दैट इज कस्टमर अप्रूवल, राइट। तो यहाँ पे आपकी तीनों ही इसकी स्टेजेस है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज ये मैं आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस एनालिटिक में, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज एन इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम दैट कंबाइन द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ वेरियस पैराडाइम and representation and also overcome the limitation of processing is also known as digital learning system, hybrid information system, right, analog learning system and digital information system. So which one is the correct one? राइट, कौन सा इसमें से करेक्ट वन है, दैट इज बी, राइट, हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है दैट इज द इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम दैट कंबाइन द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ various paradigm and representation and also overcome the limitation of processing is also known as HIS, ठीक है। तो देखिए अभी रिसेंटली बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, राइट। यहाँ पर मैं आपको लिंक बता देती हूँ और वैसे आपको परचेज करने के लिए जाना चाहिए। आप सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज अड्डा 24/7 ऐप, राइट। यहाँ पे देखिए आपको टाइप करना है यहाँ पे अड्डा 24/7, राइट। सो यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं ये JIB एंड CIB का सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। JIB सेक्शन में जाने के बाद ये CIB है, ठीक है। और यहाँ पर अभी सबसे लेटेस्ट बैच जो है वो है आपका मंजिल बैच, ठीक है, जो कि आज से ही शुरू होने वाला है। आज इसमें पहली क्लास है मेरी हाइब्रिड फाइनेंस की, जिसमें मैं आपको मॉड्यूल D स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। और एम बैच जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बाय नाउ करना है, राइट, और Y666 कोड लगा देना है, अप्लाई करना है एंड द प्राइस इज 81% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। 4799 इसमें प्राइस है और ये प्राइस और भी कम हो जाती है जब आप अड्डा ऐप से परचेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप कॉइन का बेनिफिट भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको देखिए CIB महापैक 2.0 पर जाना है, बाय नाउ पर जाना है, देन Y666 ये कोड लगाना है, अप्लाई करना है, 6499 इज द मिनिमम प्राइस और ये प्राइस आपकी और भी कम हो जाएगी जब आप ऐप यूज करेंगे तब, ठीक है। सो 6499 इज द लीस्ट प्राइस, राइट। और यहाँ पर आप अपने कॉइन भी यूज कर सकते हैं। प्लस महापैक में आपको यहाँ बेनिफिट ये है कि इसमें अभी डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। डबल वैलिडिटी मतलब उसी प्राइस में आपको जो क्लासेस हैं वो आपको 12 महीने के लिए मिलती है, ठीक है। और जितने भी पुराने बैचेस हैं, नए बैचेस हैं, सारे इंक्लूडेड होते हैं। वीडियो कोर्सेज भी आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो जो भी वीडियो कोर्सेज हैं इसमें आपके वो भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। ऑल दी वीडियो कोर्स HR इलेक्टिव और जितने भी रिवीजन पावर पैक बैच है वो भी आपकी इंक्लूडेड है, राइट। तो जल्दी से परचेज कर लीजिए क्योंकि आज इसकी फर्स्ट क्लास है 10 बजे। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।